नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बच्चों, जब तुम लोगों के रहते सारे फर्ज मेरी बहू निभाई है तो अंतिम संस्कार का हक भी उसे ही मिलेगा। बारिश लगभग थम चुकी थी, मगर खिड़की से देखने पर लग रहा था कि ठंडी हवाएं अभी भी चल रही थी। उस खिड़की के दोनों तरफ ही एक भयानक तूफान के आने की आशंका थी। बाहर आने वाले तूफान के बारे में तो पहले से सरकारी चेतावनी थी, मगर अंदर आने वाले तूफान शायद दबे पांव आ रहा था। कोई दस्तक भी नहीं हुई और सुमित्रा जी के जीवन में एक हलचल सी मच गई। माँ जी, मैं ज़रा नीचे एक बार श्रीकांत जी को फ़ोन लगाकर देखती हूँ। मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड है और श्रीकांत भी शायद दोपहर से फ़ोन लगा रहे होंगे। आप तो जानती ही हैं कि वो अक्सर दोपहर को फ़ोन करके सबका हाल चाल लेते हैं। अब ऐसे में अगर मेरा फ़ोन इतनी देर बंद मिलेगा तो जाने क्या क्या सोच परेशान हो जाएंगे। मैं नर्स से कहकर जाती हूँ कि अगर कोई भी इमरजेंसी आए तो मुझे बुलवा ले। भूमिजा बोली। जल्दी आना। नम आँखों से उसकी ओर देखती हुई उसकी सास के मुंह से केवल इतना ही निकला, आप फिक्र ना करो माँ जी, मैं बस श्रीकांत जी को एक बार फ़ोन करके इत्तिला कर दूँ, बस आती हूँ। आप खुद को अकेला नहीं महसूस करें, मैं हूँ ना आपके साथ। कुछ नहीं होगा पापा जी को, मैं बस अभी आई। कहते हुए वो तेज कदमों से लिफ्ट की ओर बढ़ी। नीचे रिसेप्शन पर पहुंच उसने श्रीकांत को फ़ोन लगाया। 3-4 बार फ़ोन लगाने पर भी फ़ोन नहीं उठा। श्रीकांत शायद अपनी शिफ्ट पर वापस जा चुके थे और अंदर फ़ोन रखना मना था। वो जानती थी कि अब वो श्रीकांत से बात अगले दिन सुबह ही हो पाएगी। फिर उसने किसी से मोबाइल मांगकर उनके लिए मैसेज छोड़ा। श्रीकांत, मैं भूमिजा, ये मेरा नंबर नहीं है, बस तुम्हें बताने के लिए मैसेज कर रही हूँ कि बाबूजी को सर पर चोट लगने की वजह से अचानक हमें उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। सुबह से यहाँ तूफ़ानी हवा व बारिश थी तो फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं है, इसलिए कल सुबह सुबह फ़ोन करूँगी या शायद ना भी कर पाऊँ, पर हो सके तो फ़ोन का इंतज़ार किए बिना आने का प्रबंध कर लो, शायद समय कम है। श्रीकांत को मैसेज करके वो अपनी सास के लिए कुछ खाने को लेकर तुरंत वापस ऊपर गई। माँ जी, कुछ खा लीजिए, नहीं तो आपका शुगर डाउन हो जाएगा। आपको भी तो अपनी दवाई लेनी है, पापा जी का तो ख्याल डॉक्टर रख ही रहे हैं, भूमिजा ने कहा। सुमित्रा जी ने बस चुपचाप वो रोटी रोल पकड़ा और नम आँखों से भूमिजा को देखती रही। उसने थोड़ा सा खोलकर उनसे कहा कि जल्दी से खा लीजिए माँ जी, फिर ठंडा हो जाएगा। कह तो रोल के लिए रही थी, पर जानती थी कि अंदर से कभी भी कोई भी विपरीत समाचार लेकर डॉक्टर बाहर आ सकते हैं। ऐसे में अकेली वो सब कुछ कैसे संभालेगी। उधर सुमित्रा जी जैसे जैसे रोटी रोल तोड़ रही थी, पूरा जीवन उनकी नज़रों के सामने घूम रहा था। उनकी सारी गलतियां जैसे उन्हें कह रही थी कि देख सुमित्रा, आखिर कौन तेरा अपना निकला और कौन पराया। कितनी गलत थी तू। उस पर केशव नंदन जी भी तो हमेशा उनसे कहा करते थे, सुमित्रा क्यों तुम बेवजह बेचारी को परेशान करती हो, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ईश्वर तुम्हें इसकी इतनी कठोर सज़ा दे कि पश्चाताप करने का भी मौका ना मिले। और शायद आज वही दिन था। ईश्वर ने आज उन्हें सज़ा सुना ही दी, मगर वो अपने मन में ईश्वर से यही सवाल कर रही थी कि इसमें केशव नंदन जी की तो कोई गलती नहीं थी, तो फिर उन्हें क्यों। उन्हें लग रहा था जैसे ईश्वर ने उन्हें उनके किए की सज़ा के लिए जैसे उनके पति को जरिया बना दिया था। वो 7 घंटे अस्पताल में बड़े भारी थे। सुमित्रा जी लगातार अपने पति के जीवन की दुआएं मांग रही थी। 7 साल पहले की यादों में चली गईं। सुमित्रा और केशव नंदन जी ने बड़े धूमधाम से अपने बड़े बेटे श्रीकांत का विवाह जुगल किशोर जी की बेटी भूमिजा से तय किया। जुगल किशोर जी और केशव नंदन जी बड़े अच्छे दोस्त थे, मगर कुछ ही समय पश्चात बिजनेस में हुए घाटे को जुगल किशोर जी सह नहीं पाए और उनका स्वर्गवास हो गया। तब ये सोचकर सुमित्रा जी चुप थी कि शायद अभी अभी हुई पिता की मौत की वजह से वो परिवार अपनी बेटी की शादी सादगी से कर रहा है। मगर बाद में भी जब उपहारों के नाम पर वहाँ से कुछ ना आया और भूमिजा ने उन्हें सारी परिस्थिति बताई, तब न जाने क्यों उन्होंने उससे अपना व्यवहार बदल लिया। उस पर से विवाह के 2 वर्ष पश्चात ही भूमिजा को गर्भ भी नहीं ठहर पा रहा था। बहुत चीखी चिल्लाई थी उस दिन वो। कंगलों ने दोस्ती का फ़ायदा उठा अपनी बांस बेटी हमारे मत्थे मढ़ दी। धोखा दिया है आपके दोस्त के परिवार ने हमें, वो केशव नंदन जी से बोली। कोई धोखा नहीं दिया किसी ने हमें, मैं तो ये सब पहले से जानता था। और क्या तुम्हें बहू के गुण नहीं दिखाई देते? जब देखो बस तोहफे के पीछे पड़ी रहती हो।
आखिर किस चीज़ की कमी है तुम्हें? ईश्वर का दिया सब कुछ तो है, वो समझाते। ठीक है, मगर वंश आगे बढ़ाने की ताकत तो नहीं है इसमें। मेरा श्रीकांत तो बस यूं ही फंस गया। वो हर वक्त उसे उलाहना देती। फिर उनके छोटे बेटे भरत का विवाह जानवी से हुआ। जानवी और भरत एक साथ पढ़ते थे और जानवी के पिता एक बहुत बड़े सरकारी अफसर थे। बड़ी शानो शौकत से उन्होंने अपनी बेटी को विदा किया। भरत के विवाह के 6 महीने बाद ही उनकी बेटी रुत का भी विवाह बड़े ऊंचे खानदान में तय हो गया। हमेशा वो कहा करती, कितनी किस्मत वाली बहू आई है, आते ही भाग खुल गए। ननद का विवाह इतने ऊंचे घर में तय हो गया। रुत की डोली उठते उठते जानवी का भी गर्भ ठहर गया और कुछ महीनों पश्चात सुमित्रा जी के यहाँ एक प्यारा सा पोता हुआ। उधर श्रीकांत को दुबई में एक अच्छी नौकरी का ऑफर आया। बेटा तू पहले जाकर अच्छे से सेटल हो जा, फिर भूमिजा को भी ले जाना, केशव नंदन जी ने कहा। श्रीकांत के जाने के बाद घर के सारे कामकाज का भार भूमिजा पर आ गया। आखिर तुझे काम ही क्या है? कौन से बच्चे पालने हैं या फिर पति की सेवा करनी है? सुमित्रा जी हर वक्त ताना दिया करती। हाँ, मगर जब भी कभी भूमिजा बच्चे को हाथ भी लगाती तो जैसे उस पर तानों की वर्षा कर देती। छूना मत, गलती से भी इसे बाँच कहेगी। नज़र लगाएगी क्या मेरे पोते को? कितनी बार कहूँ दूर रहा कर इससे, और न जाने क्या क्या सुमित्रा जी कह दिया करती। कई बार तो केशव नंदन जी उन्हें डांट कर चुप करवाते। ये क्या बोले जा रही हो? थोड़ी तो शर्म करो, क्यों बेचारी का हर वक्त दिल दुखाती हो? ईश्वर से डरो वरना पछताना पड़ेगा। ऐसा ना हो किसी दिन इसी का चेहरा तुम्हें देख जीवन गुजारना पड़े, तब क्या ये बातें तुम्हें कचोटेंगी नहीं? वो कहते। तब तो सुमित्रा जी चुप हो जाती, मगर ये तो उनके घर की रोज की कहानी थी। अभी वंश 2 साल का भी नहीं हुआ था कि भरत को कंपनी की दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया गया। वो ऑफिस उनके घर से ज़रा सा दूर था, इसलिए जानवी ने एक दिन अचानक आकर सुमित्रा जी से कहा, माँ जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन भरत को रोज़ दफ्तर आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत समय लग जाता है। तो क्या बहू? उन्होंने उसकी बात काटते हुए कहा, गाड़ी तो है ही भरत के पास, और कहो तो एक ड्राइवर रख लेते हैं। नहीं माँ जी, उससे बात नहीं बनेगी, समय बहुत बर्बाद होता है, फिर घर आकर ये थक जाते हैं और वंश के साथ भी ज़्यादा खेल नहीं पाते। तो हम सोच रहे थे कि कंपनी के पास ही किसी घर में शिफ्ट हो जाएं। जानवी बोली। तो शिफ्ट होने की क्या ज़रूरत है? भरत कंपनी में एक कमरा ले ले और एक दिन छोड़ एक दिन आ जाया करे। बहू हमारा भी तो मन करता है पोते के साथ रहने का, सुमित्रा जी ने कहा। अब माँ जी ऐसे थोड़े ही होता है, आपको वंश के साथ रहना है, इसलिए हम पति पत्नी अलग रहें। ये कहाँ का इंसाफ है? ये मेरी नई नई शादी है, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती, मैं भाभी जैसी नहीं हूँ। जानवी ने 2 टूक जवाब दे दिया। तो ठीक है, हम सब शिफ्ट कर लेते हैं, मैं बाबूजी से कहकर एक घर खरीदने को कह देती हूँ, सुमित्रा जी ने सुझाव दिया। नहीं माँ जी, अब बाबूजी की दुकान यहाँ है, वो थोड़े ही रोज आ जा पाएंगे, फिर भाभी तो है ना यहाँ, और हम भी आते जाते ही रहेंगे, जानवी ने उत्तर दिया। सीधे सीधे कहो ना बहू कि तुम अलग होना चाहती हो, अंदर आते हुए केशव नंदन जी ने उसे साफ साफ शब्दों में कह दिया। जानवी कुछ कह नहीं पाई। कुछ ही दिनों में भरत और जानवी ने उस घर से अलग अपनी एक गृहस्थी बना ली। पहले कुछ दिन तो वो लोग शनिवार रविवार या छुट्टी के दिन आ जाया करते, मगर धीरे धीरे कुछ ही महीनों में यह सिलसिला भी बंद हो गया। हर बार जानवी बहाना बनाकर छुट्टी वाले दिन आने से मना कर देती। कभी कभी सुमित्रा जी उनके यहाँ चली जाया करती, मगर धीरे धीरे उनके मन में भी यह एहसास होने लगा कि शायद जानवी नहीं चाहती कि वो ज़्यादा यहाँ आए जाएं, मगर उनकी अकड़ उन्हें यह कबूल ही नहीं करने दे रही थी। वह अब भी हर वक्त जानवी की पैरवी करती और भूमिजा की गलतियाँ निकालती रहती। कई बार केशव नंदन जी ने श्रीकांत से कहा कि अब वह भूमिजा को भी अपने साथ ले जाए, पर भूमिजा ने उनको अकेले छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। श्रीकांत हर 6 महीने 15 दिन की छुट्टी पर आता, तब वह दिन जानवी के बड़े खुशनुमा गुजरते। उधर सुमित्रा जी की बेटी रुत भी जब गर्भ से हुई और उसका बच्चा वक्त से पहले ही हो गया, तब भी भूमिजा ने उसका मन लगाकर खूब सेवा की। इतना कुछ करने के बाद भी न जाने क्यों सुमित्रा जी का मन भूमिजा के लिए नहीं पिघलता था। वह उसकी छोटी से छोटी गलती पर ताना मारा करती। उनके इस रवैये को देख अब जानवी और रुत भी भाभी की कुछ खास इज्जत नहीं किया करती थी। हाँ, कुछ काम पड़े तो सबसे पहले वो लोग भूमिजा को ही याद किया करती। कभी कभी तो भूमिजा का भी मन करता है कि वो श्रीकांत के पास चली जाए,
लेकिन फिर उम्र के इस पड़ाव पर वो उन्हें अकेला छोड़कर जा भी तो नहीं सकती थी। श्रीकांत को अभी पिछली छुट्टी पर आए 3 महीने ही हुए थे। इस बार वो लंबी छुट्टी लेकर आया था और तकरीबन 1 महीना वहाँ रुककर उसने भूमिजा का इलाज शहर के एक बड़े से डॉक्टर से करवाया। इस बार भूमिजा पर भी भगवान को तरस आ गया। भूमिजा अब अपने पिछले सारे दुख भुलाकर बहुत खुश रहने की कोशिश करती है, मगर जाह्नवी और रुद्र के बहकावे में आकर सुमित्रा जी अभी भी कभी कभी उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया करती। मगर इन सब से बेपरवाह भूमिजा सिर्फ अपना ख्याल रखती और खुद को कामों में मगन रखती। उस दिन दोपहर को खाना खाते वक्त उस दिन फिर से सुमित्रा जी किसी बात पर भूमिजा से नाराज़ हो पड़ी और उसे खूब खरी खोटी सुना दी, यहाँ तक कि उसकी परवरिश पर भी उंगली उठा दी। उस दिन भूमिजा से सहन नहीं हुआ और वह फपक फपक कर रोते रोते अपने कमरे में चली गई। केशव नंदन जी ने उस दिन सुमित्रा जी को फिर से बहुत समझाया। मेरी समझ से परे है, क्यों तुम उस बेचारी मासूम के साथ हर वक्त ऐसा व्यवहार करती हो? आखिर क्या कसूर है उसका? एक बार मैं तुम्हें भी बता चुका हूँ कि मैं विवाह से पहले ही सारी परिस्थिति जानता था, फिर भी तुम उसे ताने मारने का कोई मौका नहीं चूकती हो। पहले तुम्हें उसके बाज होने से दिक्कत थी, अब तो बेचारी गर्भ से है। कम से कम इस हाल में तो उसे शांति से रहने दो। मैं आखिरी बार आज चेतावनी दे रहा हूँ, ईश्वर से डरो वरना बहुत पछताओगी। केशव नंदन जी की वो चेतावनी जैसे वाकई में आखिरी चेतावनी ही बनकर रह गई। कुछ ही देर बाद जब सुमित्रा जी और केशव नंदन जी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए थे, केशव नंदन जी बाथरूम जाने के लिए उठे, मगर वहीं चक्कर खाकर गिर पड़े और उनके सर पर बहुत जोर से चोट आई। कमरे के फर्श पर लहू बिखर गया। सुमित्रा जी के तो होश उड़ गए, मगर अभी भी अकड़ की मारी सुमित्रा जी ने भूमिजा को आवाज़ न देकर भरत को फ़ोन लगाया। बेटा, तेरे बाबूजी अचानक से चक्कर खाकर गिर पड़े हैं और सर पर शायद बहुत गहरी चोट आई है। वह लहूलुहान पड़े हैं, तू जल्दी से आ जा। वो भरत के फ़ोन उठाते ही बोली। फ़ोन शायद स्पीकर पर था, क्योंकि दूसरी तरफ से भरत की बात काटते हुए जाह्नवी की आवाज़ आई। अरे पागल हो गए हो क्या? बाहर तूफान देखा है कितना ज़ोरों का है? उन लोगों की तो उम्र हो चली है, तुम्हें अगर रास्ते में कुछ हो गया तो? और फिर है तो भाभी वहाँ पे, तुम कह दो कि तुम्हारी गाड़ी ख़राब है, तुम नहीं जा सकते। माँ, वो असल में मेरी। हाँ कोई बात नहीं बेटा, तुम गाड़ी ठीक करा लो फिर आ जाना, मैं कोई इंतज़ाम देखती हूँ। उन्होंने फ़ोन रख दिया और तुरंत अपनी बेटी रुत को फ़ोन लगाया। उसके फ़ोन उठाते ही वो बोले, बेटा जल्दी कुछ कर, तेरे बाबूजी के सर पर बहुत चोट आई है। इस भूमिजा से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि उसे कहने जाऊँ तो और मामला बिगड़ जाए। तू अपने पति से कह कि कुछ इंतज़ाम कर बेटा। माँ, मैं इंतज़ाम तो ज़रूर कर देती, मगर इस वक्त वो शहर में नहीं है और मैं छोटू के साथ इस तूफ़ान में अकेले कुछ नहीं कर पाऊँगी। आप प्लीज़ ऐसा करो, जल्दी से एम्बुलेंस बुलवा लो और अस्पताल ले जाओ। तूफ़ान थमने पर मैं वहाँ आती हूँ। उसने फ़ोन रख दिया। इतने में भूमिजा वहाँ उनके लिए चाय लेकर आई। कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, मगर जब किसी ने आवाज़ नहीं दी तो दोबारा ज़ोर से खटखटा कर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। कमरे के अंदर घुसते ही जो नज़ारा उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। हाथ से चाय की प्याली छूट गई और वह तुरंत बाबूजी के पास दौड़ी। माँ जी, ये कैसे हुआ और आपने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? अब तक खून बहुत ज़्यादा बह चुका है। भूमिजा ने फ़ौरन एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया और जैसे तैसे केशव नंदन जी के सर पर टावल बांध कर और उनके मुंह पर पानी के छींटे डाल कर उन्हें होश में लाने की कोशिश करती रही, मगर कुछ नतीजा नहीं निकला। इतने में ही एम्बुलेंस भी आ गई। उसने फ़ौरन उन लोगों को बाबूजी के कमरे में बुलाया और उनको एम्बुलेंस तक पहुंचाया। माँ जी, आप जल्दी एम्बुलेंस में बैठिए, मैं घर को ताला लगा कर आई। सुमित्रा जी के कानों में मगर शायद अब केशव नंदन जी के स्वर गूंज रहे थे। तुम रहने दो बहू, इतने तूफान में तुम्हारे लिए हमारे साथ आना सुरक्षित नहीं, उन्होंने कहा। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? आप लोगों से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। भैया, आप गाड़ी घुमाइए, मैं अभी ताला लगा कर आई। कहते हुए वह बारिश में भीगते हुए जल्दी से घर की ओर बढ़ी। अस्पताल पहुंचकर केशव नंदन जी को सीधे आईसीयू में भर्ती कराया गया, मगर डॉक्टरों के मुताबिक तब तक उनका बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। आखिर जिसका डर था वही हुआ। करीब 6 घंटों की मशक्क़त के बाद भी डॉक्टर नाकामयाब रहे और केशव नंदन जी सुमित्रा जी को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। भूमिजा ने भरत को और रुत को फ़ोन लगाने की कोशिश की, मगर दोनों में से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उस वक्त भूमिजा के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अस्पताल का बिल चुका पाती।
ना ही वो अपना कोई कार्ड लाई थी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक सुनार की दुकान दिखाई दी। मैं अभी आई माँ जी, कहकर वो उस तरफ निकली। आकर उसने अस्पताल का बिल चुकाया और फिर बाबूजी को घर ले जाने का इंतजाम करवाया। तूफानी हवा को चीरती हुई एम्बुलेंस वापस घर पहुंची, मगर केशव नंदन जी सुमित्रा जी के साथ नहीं थे। अगले दिन सुबह भरत का फोन आया, भाभी कहाँ हैं आप? कल फोन नहीं लगा आपका, घर आ जाइए भैया, बाबूजी नहीं रहे, कहते हुए भूमिजा रो पड़ी। वो ये शब्द कहते हुए टूट गई। कुछ ही देर में भरत और रुत परिवार सहित वहां पहुंचे। बाकी रिश्तेदारों को भी इत्तिला कर दी गई थी, सो सभी पहुंचे। बस कोई नहीं पहुंच पाया तो श्रीकांत। देर सुबह जब उसका फोन आया और उसे भूमिजा ने बाबूजी के बारे में बताया तो वो जैसे टूट सा गया। प्लीज भूमिजा, बाबूजी को अस्पताल में रखवा लो, मैं कम से कम उनके आखिरी दर्शन तो कर लूं। मगर वहां भरत और रुत के होते हुए भूमिजा की कौन सुनता। आखिर सबको अंत्येष्टि की जल्दी थी, सब इंतजाम भी हो चुका था। सो भूमिजा रोती रही, मगर किसी ने श्रीकांत का दर्द समझने की जरूरत नहीं समझी। जब मुखाग्नि देने की बारी आई तो भरत ने बड़े भाई के वहां उपस्थित न होने का हवाला देकर पंडित जी से कहा कि ये फर्ज वो निभाएगा, तुम रहने दो। कल तुम्हारी गाड़ी खराब थी, रुत का पति कहीं बाहर था। तुम लोग जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया, उन्होंने ये तक ना सोचा कि हमने कुछ खाया होगा कि नहीं, अस्पताल में देने को हमारे पास पैसे होंगे कि नहीं। रुत के बच्चे की सेवा कर उसे भूमिजा ने जीवन दान दिया। वंश के वक्त जानवी तुमको भूमिजा ने जमीन पर कदम तक नहीं रखने दिया। इतनी बेइज्जती के बावजूद भी मन लगाकर तुम लोगों की और मेरी भी सेवा की। और आज जब ये बेचारी इतने वर्षों बाद प्रेग्नेंट है तो तुम में से किसी को इस पर और तो और अपने बड़े भाई पर भी तरस नहीं आया। अगर कल इसे कुछ हो जाता तो तुम सब क्या मुंह दिखाते ईश्वर को। मुझे तो मेरे किए की अति कठोर सजा ईश्वर ने दे दी है और ये सजा शायद तुम्हारे बाबूजी ही सुना कर गए हैं, मगर तुमको भी तुम्हारे किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। बाबूजी के अस्पताल का बिल चुकाने को जो अपनी दादी का पुश्तैनी कंगन एक झटके में बेच कर आई हो। अपने पिता की अंत्येष्टि का अधिकार उसी संतान का है, तुम जैसे नालायकों का नहीं। माँ, ये कैसी नीति विरुद्ध बात कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? भरत बोला। कोई नीति नहीं, कोई रीति नहीं। जब बाबूजी के प्रति अब तक सारे फर्ज भूमिजा ही निभाती आई है तो ये आखिरी फर्ज भी अब मेरी बहू ही निभाएगी, कहकर सुमित्रा जी ने पंडित जी को इशारा किया और भूमिजा से कहा, जा बेटा अपने पिता को अब विदा कर। श्रीकांत के यहाँ ना होते हुए ये तेरा फर्ज और हक दोनों है। रुत और भरत को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो दोनों शर्म से सर नीचे झुकाए चुपचाप खड़े थे और भूमिका अपना फर्ज अदा कर रही थी।